थे आप लोग? हम लोग धरना पिछले 3 सालों से 4 सालों से धरना पर लगातार उतरे हुए हैं और हमारी मांगों को किसी तरह से रोजगार को लेकर ये लोग पॉजिटिव नहीं है, जिसके कारण इस बार हम लोग पूरा मन बनाकर आए हैं कि अनिश्चितकालीन धरना में रहना है, लगातार यहीं पे पड़े रहना है जब तक रोजगार की बात नहीं होगी। ये बताइए में देख सकते हैं कि हमें हमारा अधिकार दो, बहाना नहीं, रोजगार दो। चूंकि लगातार 4 दिनों से तमाम जो सीसीएल में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं युवा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी मांगे सीसीएल तक पहुंच जाए या फिर झारखंड सरकार तक पहुंच जाए और इन लोगों की जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। और परेशानी क्या, सुबह 8 बजे जाना है ड्यूटी, उसके बाद 4 बजे काम करके आना है, डेली टाइम से जाना है, पूरा तैयार होके जाना है, फिट होके जाना है, स्वस्थ जाना है। और इस तरह से साल भर मैंने काम किया। तो ये आप रांची के ही है लोकल? हम रामगढ़ के हैं। और यहाँ रोज आते थे कि यहाँ पे रहते थे? यहाँ थोड़ी किए हैं, हम रजरप्पा प्रोजेक्ट में किए हैं। रजरप्पा प्रोजेक्ट में किए हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग के कुछ पैसे मिलते थे क्या? हाँ, 7,000 रुपया स्टेफन के रूप में मिलते थे। और अब आप लोगों को हटा दिया गया पूर्ण रूप से? हाँ हाँ। और क्या कहा जा रहा है? कुछ नहीं, कुछ सोल्यूशन नहीं आ रहा। जैसे कि रेलवे अभी 20% सीट जो है ग्रुप डी में दिया हुआ है, उसके ऊपर से फिजिकल टेस्ट जो 35 kg बोरा लेकर दौड़ना है वो भी उन लोग का माफ है। उसके बाद कुछ उन लोग को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। उसके बाद हाल फिलहाल में हमारे बोकारो में, बोकारो सेल जो है 1 महीना पीछे वैकेंसी निकाली थी, वहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि स्टील प्लांट से अप्रेंटिस होना चाहिए। वहाँ तो हम लोग फॉर्म अप्लाई कर नहीं पाए, हम लोग जाएंगे कहाँ? उसके बाद 1 महीना पीछे और एक नोबेल डॉक्यार्ड यहाँ विशाखापट्टनम से निकली थी, उसमें मेरा क्लासमेट वहाँ से अप्रेंटिस किया था, हमने सीसीएल से किया। उन लोगों वहाँ उसमें भी साफ लिखा हुआ था जो नोबेल डॉक्यार्ड से अप्रेंटिस किए हैं वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी हम लोग अप्लाई नहीं कर सके। तो विभिन्न कंपनियाँ अपने लड़कों को फॉर्म भरवा के रोजगार देने का काम कर रही है, लेकिन हम लोग का सीसीएल कुछ नहीं कर रही। तो वही मांग है कि हम लोग को रोजगार दिया जाए। साथियों मैं आज आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट में क्या क्या समझेंगे और कहाँ के अपडेट लेंगे। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि सीसीएल का ताजा अपडेट लेंगे कि सीसीएल में जो अभी स्ट्राइक चल रहा है, आप लोगों को मैंने बताया था वीडियो के माध्यम से कि सीसीएल रांची में जो दरभंगा हाउस में जो स्ट्राइक चल रहा है, वहाँ के जो अप्रेंटिस भाई है वो जो स्ट्राइक करे उनके बारे में क्या कुछ अपडेट आया है, उन्होंने अपनी क्या मांग के रखे है और मैनेजमेंट की तरफ से कोई अधिकारी आए हैं उनकी मांग पत्र को लेके गए हैं, क्या कुछ है वो समझेंगे। दूसरा दोस्तों हम समझेंगे कि इंटक के जो अध्यक्ष है उन्होंने सीआईएल के चेयरमैन को प्रमोद अग्रवाल जी जो सीआईएल के चेयरमैन है उन्हें पत्र लिखा कि 11वें वेतन के लिए जो समझौता पत्र है, समझौते के लिए कि उन्होंने कहा है कि आप हमें शामिल न किए सही है, लेकिन आप जो ये जो 11वां वेतन समझौता है इसे जल्द से जल्द क्लियर करें। साथ ही साथ इसमें इन्होंने ठेका कर्मियों के लिए भी कुछ मांग रखी है जो आज हम वीडियो में समझेंगे। तीसरा है दोस्तों कि बीसीसीएल ने अपने 5,682 क्वार्टर तोड़ने के लिए फैसला कर चुकी है। ये क्वार्टर क्यों तोड़े जाएंगे, किस कारण वजह से तोड़े जाएंगे और आगे कितने क्वार्टर है, कितने तोड़ चुकी है और कितने तोड़ने वाले, किस एरिया में कितने तोड़ेंगे, कब तोड़ेंगे, इसकी डिटेल्स जानेंगे। तो जो भी बीसीसीएल के जो भी क्वार्टर में रहते हैं या बीसीसीएल के एरिया में रहते हैं उनके लिए खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे हम देखेंगे कि बीसीसीएल में जो वन खदान या माइंस है, आपने देखेंगे कि भोजूटी में भी कुछ माइंस है और अलग भी अम्बेडेड माइंस है और भी जो माइंस है, तो कुछ माइंस जो है वो चालू की जाएगी और उनसे भी प्रोडक्शन किया जाएगा, कोल वाइज से भी है कुछ, सबको चालू किया जाएगा, उनसे वर्क लिया जाएगा, काम लिया जाएगा, जिसके बारे में हम समझेंगे। 5वीं खबर है दोस्तों कि बीसीसीएल के भोजूडी में लगेगा सोलर प्लांट। तो बीसीसीएल के जो सीएमडी सर है उन्होंने सीआईएल के पास एक पत्र लिखा, उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द हम एक सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं। इसके लिए 100 एकड़ जमीन बीसीसीएल के पास है, जो उन्होंने कहा है कि जमीन पे सोलर प्लांट लगा के हम कुछ बिजली का उत्पादन कर लेंगे, क्योंकि बीसीसीएल में बहुत से देखेंगे आप लोग कि बिजली का खर्च बहुत आता है कंपनी के पास। तो अपना सोलर प्लांट लगा के बीसीसीएल जो है वो अपने बिजली का खर्च खुद उठाना चाहती है और उस पैसे से कुछ अलग भी प्रोजेक्ट खोलेंगे। तो जो भी आगे का वो हम समझेंगे। 6ठी खबर दोस्तों हमारी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जिस तरह सीआईएल में अप्रेंटिस के लिए रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इस तरह मैंने इससे पहले बताया था कि जीआरएसी भी कंपनी है, वहां भी अप्रेंटिस की लड़ाई चल रही है। और एक और कंपनी के कुछ अप्रेंटिस भाई है जिन्होंने मुझे मैसेज किया, अपना रिकॉर्ड दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और बताया है कि उनके साथ भी क्या हुआ है और क्या कुछ अपडेट है। तो अब हम उसके बारे में समझेंगे। ये आर्मी बेस वर्कशॉप के जो अप्रेंटिस लड़के हैं उन्होंने भी रोजगार के लिए मांग की है और इनके कहाँ क्या क्या कुछ है वो भी देखेंगे हम, कहाँ इनके सब्सिडरी है, इन्होंने क्या क्या पत्र लिखा है, कब पत्र लिखा है, इन्होंने प्रधानमंत्री, पीएमओ, जो वहाँ के लीडर है, जो हेड क्वार्टर है, जो कमांडेड है, सभी के पास पत्र लिखा, क्या कुछ अपडेट है ये भी हम समझेंगे। तो आज ये सारी खबर को हम समझेंगे दोस्तों। तो आप लोगों से आग्रह है कि जो लोग भी खबर को देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि खबर सभी के लिए है, किसी एक आदमी के लिए नहीं है, सभी के लिए अलग अलग
जगहों से मैंने खबर को उठा कर लाया है। तो सभी लोग शेयर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस रिलेटेड और भी रिलेटेड आगे भी आप लोगों को खबर मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें। चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो चलिए दोस्तों, आज हमारी जो पहली खबर सीसीएल से है। मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले वीडियो में कि सीसीएल में जो स्ट्राइक शुरू हुआ है वो 10 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जिसमें क्या कुछ अपडेट है ये देखिए दोस्तों। सबसे पहले क्या है, सीसीएल में एक मीडिया प्रभारी आए हैं। उन्होंने मीडिया के सामने उस जो सीसीएल अप्रेंटिस है उन्होंने अपना बयान दिया था और क्या क्या उनके सामने मुद्दा रखा जो प्रसार हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों उन्होंने रखा कि आरआरबी या आरआरसी जो रेलवे है, ये जो भी अपनी वैकेंसी निकालती है ये अपने अप्रेंटिस को प्रेफरेंस देती है। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि 20% अपने उन्होंने जो भी रेलवे का वैकेंसी थे वो 2019 में निकाला गया था, लेकिन उसमें क्या है, उसमें 20% उन्हें आरक्षण दिए गए हैं, प्लस जो बेट उठा के दौड़ना था उसमें भी उन्हें छूट दी गई है। तो काफी कुछ दिया गया है और कम मार्क्स लाने पे भी उनका हो जाएगा, लेकिन सीआईएल में ऐसा नहीं है। दूसरा दोस्तों उन्होंने ये भी बताया है कि स्टील प्लांट जो है, आपने देखा होगा कि लगभग 1-2 महीने पहले स्टील प्लांट में भी वैकेंसी निकली थी, जो सेल बोकारो शायद निकली थी। उसमें दोस्तों ये आया था कि जो स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप किए हैं वही उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब जो अप्रेंटिस लड़के हैं, अदर सब्सिडी वाले नहीं कर सकते हैं, दूसरे कंपनी वाले नहीं कर सकते हैं। तो जिन्होंने जैसे सीआईएल के जो अप्रेंटिस है वो नहीं कर पाए उसमें किसी कारणवश, तो यही उन्होंने बताया कि उसमें भी वैसा है। प्लस नोबल डॉकयार्ड, आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या और भी बड़ी बहुत सी कंपनियां हैं जिसमें आप देखेंगे कि वो अपने जो अप्रेंटिस है उनके लिए कोई ना कोई प्रावधान निकालती है। ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने अप्रेंटिस को किसी न किसी माध्यम से रखती है, या संविदा पर रखे या किसी माध्यम से रखे, या वैकेंसी निकाल के उन्हें कुछ छूट दे के रख दी है, यानी कोई ना कोई प्रेफरेंस देती है। लेकिन सीआईएल में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। सीआईएल में जो भी अप्रेंटिस छात्र करते हैं, ना तो सीआईएल में कोई वैकेंसी निकलती है जल्दी, और ना ही इसमें क्या है कि आपको कोई छूट दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? अप्रेंटिसों के लिए वैकेंसी भी नहीं निकाली जा रही है और ना ही उन्हें संविदा पे रखा जा रहा है, आउटसोर्सिंग में भी जॉब पे नहीं रखा जा रहा है। आपने देखा कि हर सब्सिडी में स्ट्राइक चल रहा है, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। साथ ही साथ अभी सीआईएल का एक अपडेट और मिला है, सीसीएल में जो स्ट्राइक कर रहे हैं वहां पे क्या हुआ, एक अधिकारी आए, उनसे उनके मांग पत्र को उनसे मांगा और मांग पत्र को लेके गए और उन्होंने बताया कि ठीक है आपका बात हम आगे रखेंगे और काम चल रहा है। मतलब क्या कुछ कहना है कि एक आश्वासन मिला, लेकिन कहने का है कि आश्वासन से किसी का पेट नहीं भरता है। जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, हर बार आश्वासन मिलता है। इससे पहले भी बहुत बड़ा स्ट्राइक हो चुका है, हर बार उन्हें आश्वासन देके उठा दिया जाता है कि हाँ आप जाइए आपका काम हो जाएगा, ये है, कुछ ना कुछ आश्वासन दिया जाता है और पता चलता है कि फिर बात वहीं की वहीं रह जाती है, रोजगार नहीं मिलते हैं। इसलिए इस बार उन लोगों ने निश्चय कर लिया है कि आश्वासन से हमें काम नहीं चलेगा, आप हमें लिखित में दे कि आप हमें जॉब किस डेट तक आप हमें जॉब प्रोवाइड कराएंगे, चाहे आउटसोर्सिंग में दे, संविदा में दे, रेगुलर नहीं दे, ठीक है, लेकिन आउटसोर्सिंग में ही संविदा पे दे, जो एचपीसी रेट है उसके तहत ही आप हमें ही दे, लेकिन कब देंगे आप हमें लिखित प्रमाण दे, तब तक वो उठने वाले नहीं है। उन्होंने ये दिया है। चलिए, हमें कुछ न्यूज में भी प्रसारित वीडियो हुआ है और कुछ वीडियो भी आया है मेरे पास, मैं उस वीडियो को दिखाता हूँ, फिर हम इसके बाद अपनी दूसरी खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। झारखंड में युवा लगातार रोजगार की मांग को लेकर सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, ताकि ये 2 पैसे कमा सके और घर में 2 पैसे दे सकते। और यही शायद सोच के साथ सीसीएल में कई युवा फॉर्म भरे थे ताकि उनकी ट्रेनिंग हो सके और उन्हें रोजगार मिल सके, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये कहते हैं कि झारखंड के युवा को रोजगार मिलेगा और वो यहाँ से 2 पैसे कमाकर अपने घर में भी भेज पाएंगे। हम इन्हीं लोग से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं और सीसीएल में आखिर ये लोग कब से ट्रेनिंग कर रहे थे। पहले तो ये बताइए कि कब से आप लोग ट्रेनिंग कर रहे थे? मंत्री मुर्दाबाद। ट्रेनिंग कब से कर रहे थे आप लोग? हम लोग धरना पिछले 3 सालों से 4 सालों से धरना पर लगातार उतरे हुए हैं और हमारी मांगों को किसी तरह से रोजगार को लेकर ये लोग पॉजिटिव नहीं हैं, जिसके कारण इस बार हम लोग पूरा मन बनाकर आए हैं कि अनिश्चितकालीन धरना में रहना है, लगातार यहीं पे पड़े रहना है जब तक रोजगार की बात नहीं हो। ये बताइए, ट्रेनिंग में आप लोगों ने क्या क्या कुछ सीखा है? सीसीएल में जो आप लोगों को ट्रेनिंग दिया गया उसमें क्या कुछ आप लोगों ने सीखा है, जिसको लेकर आप लोगों का कहना है कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है, अब हम लोग सीसीएल में काम करने लायक हो गए? तो आप लोगों ने क्या क्या कुछ सीखा है, पहले ये बताइए। वहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनियाँ होती हैं, जैसे कि सोवेल मशीन होती है, डम्फर हो गया, पेलोडर हो गया, ग्राइंडर हो गया, ड्रिल हो गया, जितनी भी मशीनें हैं वहाँ पे हर डिपार्ट में लड़के जाकर काम करते थे।
वो वेल्डर हो या इलेक्ट्रिशियन या फिटर, जो भी होता था वहाँ पे जाकर पूरा लगन से काम करते थे और सारे काम की जानकारी 1 सालों में प्राप्त कर ली है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग में लोग सीखते हैं और ऐसा कहा भी जाता है कि जो भी कंपनी में आप ट्रेनिंग लेंगे उस कंपनी आपको ज़रूर रखेगी अगर आप अच्छे से कार्य कर रहे होंगे। तो आप एक बार तख्ती में देख सकते हैं कि हमें हमारा अधिकार दो, बहाना नहीं रोजगार दो। चूँकि लगातार 4 दिनों से तमाम जो CCL में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं युवा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी मांगे CCL तक पहुंच जाए या फिर झारखंड सरकार तक पहुंच जाए और इन लोगों की जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। और भी कई लोगों से बात करते हैं। पहले तो ये बताइए कि लगातार आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, CCL की ओर से आप लोगों को कोई रिवर्ट मैसेज आया है या फिर कुछ ऐसा कहा जा रहा है? ये धरना हमारा 4था दिन आज जारी है। अभी तक वहाँ पे आलोक कुमार गुप्ता जो GM है जनरल मैनेजर, वो मिलने आए थे और इसके पहले भी जो धरना हुआ था उसमें भी मिलने आए थे और हम लोग को मौखिक रूप से आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद धरना हटवा दिया। इस बार मिलने आए तो हम लोग बोले कि अगले बार जो आप आश्वासन दिए उस पर काम नहीं हुआ, इसके वजह से हम लोग धरना ये अनिश्चितकालीन का रखे हैं और हटेंगे नहीं जब तक लिखित रूप में हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो अभी तक वही आए हैं हम लोग से मिलने, मजिस्ट्रेट आए थे यहाँ पे। मैम हम लोग 1 साल अप्रेंटिस जो कंपनी को अपना समय दिए हैं वो सर्टिफिकेट लेके अगर अदर कहीं कंपनी में जाते हैं तो बोलेगा आप माइंस में काम किए हैं, माइंस में जाइए, हमारे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो अलग सब्सिडरी के लोग जहाँ से अप्रेंटिस किए उनको वहीं रखा जा रहा है, उसी आधार पे हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। आप लोगों ने फॉर्म कैसे भरा था? क्या आप लोग पढ़ाई किए थे जिसके बाद आप लोग CCL में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल थे? हम लोग 2 साल का ITI किया। उसके बाद यहाँ से अप्रेंटिस का वैकेंसी निकला, उसको हम लोग फिलअप किए। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट पे था हम लोग का नियुक्ति यहाँ पे हुआ। 1 साल का अप्रेंटिस फाइनल कर चुके हैं हम लोग। जाहिर सी बात है 4 दिनों से परेशान है, लेकिन उससे पहले भी परेशान तो होंगे ही। 4 दिनों से सोच रहे होंगे धरना प्रदर्शन करें, उससे पहले क्या क्या चीज़ों ने आप लोगों ने अपनाया है कि आप लोगों की जो मांग है वो पूरी? कंपनी जो है अप्रेंटिस जो करवाती है ना, जैसे रेलवे में है 20% वेटेज दिया गया है रखने के लिए। उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है, वहाँ भी है, मतलब पर डे के हिसाब से 850 रुपीज़ पर डे के हिसाब से रखने का वहाँ प्रावधान है। DRDO में भी दिया गया है, उसी के अनुसार हम लोग भी CCL में मतलब मांग कर रहे हैं रखने के लिए। तो ज़रा सोचिए कि 2 साल का कोर्स जब लोग करते हैं तो उनके मन में सिर्फ यही होता है कि ज़रूर हमें कोई अच्छे जगह नौकरी मिल जाएगी और हमारे पास 2 पैसे आ जाएंगे। पहले तो ये बताइए, काफ़ी छोटे हैं आप, 1 साल का आपने कोर्स किया, कितनी परेशानी हो रही? घर से क्या बोल कर आए थे कि आपको हम 1 साल के बाद कमा के देंगे? क्या कुछ परेशानी हो रही है? परेशानी क्या, सुबह 8 बजे जाना है ड्यूटी, उसके बाद 4 बजे काम करके आना है, डेली टाइम से जाना है, पूरा तैयार होके जाना है, फिट होके जाना है, स्वस्थ जाना है। और इस तरह से साल भर मैंने काम किया। तो ये आप रांची के ही है लोकल? हम रामगढ़ के हैं। और यहाँ रोज आते थे कि यहाँ पे रहते थे? यहाँ थोड़ी किए हैं, हम रजरप्पा प्रोजेक्ट में किए हैं। रजरप्पा प्रोजेक्ट में किए हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग के कुछ पैसे मिलते थे क्या? हाँ, 7,000 रुपया स्टेफन के रूप में मिलते थे। और अब आप लोगों को हटा दिया गया पूर्ण रूप से? हाँ हाँ। और क्या कहा जा रहा है? कुछ नहीं, कुछ सोल्यूशन नहीं आ रहा। जैसे कि रेलवे अभी 20% सीट जो है ग्रुप डी में दिया हुआ है, उसके ऊपर से फिजिकल टेस्ट जो 35 kg बोरा लेकर दौड़ना है वो भी उन लोग का माफ है। उसके बाद कुछ उन लोग को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। उसके बाद हाल फिलहाल में हमारे बोकारो सेल जो है 1 महीना पीछे वैकेंसी निकाली थी, वहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि स्टील प्लांट से अप्रेंटिस होना चाहिए। वहाँ तो हम लोग फॉर्म अप्लाई कर नहीं पाए, हम लोग जाएंगे कहाँ? उसके बाद 1 महीना पीछे और एक नोबेल डॉक्यार्ड यहाँ विशाखापट्टनम से निकली थी, उसमें मेरा क्लासमेट वहाँ से अप्रेंटिस किए थे, हमने CCL से किया। उन लोगों वहाँ उसमें भी साफ लिखा हुआ था जो नोबेल डॉक्यार्ड से अप्रेंटिस किए हैं वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी हम लोग अप्लाई नहीं कर सके। तो विभिन्न कंपनियाँ अपने लड़कों को फॉर्म भरवा के रोज़गार देने का काम कर रही है, लेकिन हम लोग का CCL कुछ नहीं कर रही। तो वही मांग है कि हम लोग को रोज़गार दिया जाए। जाहिर सी बात है कि एक और सरकार कह रही है कि झारखंड के जितने भी युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगी। आप लोगों का ये भी कहना है कि बाहरी लोगों को यहाँ पे एंट्री दी जा रही है और हम लोगों को हटाया जा रहा है, ये आप लोगों का कहना है। ये आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि बाहरों को एंट्री दी जा रही है? बाहरों को एंट्री इसलिए दी जा रही है क्योंकि अदर जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है आउटसोर्सिंग कंपनी, वो उन लोग को वहाँ का जो स्थानीय उन लोग को लेकर आता अपना तरफ से। हम लोग जो ट्रेनिंग कर चुके भटक रहे 3 साल से, वो नहीं देख रही है सरकार, वो CCL नहीं देख रही है। अदर सब्सिडी वहाँ से ला रही है, वो शुद्ध रोजगार दे रही है, हम लोग को बेरोजगार छोड़ दे रही है। और बहुत सारा तकलीफ है कि जो 3 साल से हम लोग बहुत संघर्ष भी कर रहे हैं जब से निकला है,
बहुत नहीं बता सकते कि इतना संघर्ष और ये धरना लास्ट पोजीशन हम लोग अनिश्चितकालीन करें, मरना जीना खाना यहीं मरना, मतलब यहीं पे रहेगा। अच्छा, 4 दिनों से कोई मंत्री या फिर विधायक मिलने आए या फिर सीसीएल के कोई कर्मी मुलाकात करने आए? कोई नहीं आया, लेकिन एक तो कर्मी आया, अब शासन दे के लेके चला गया लेटर। पहले भी लेटर जो जब दिए थे कि धरना स्थल पर हम लोग करने वाले हैं, वो दिए थे, अब शासन दे के चले गए, कुछ इसके बाद कुछ नहीं। रणनीति क्या है कि अब जब तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी यहीं पे डटे रहना? रणनीति यही है कि जब तक हम लोग का रोजगार सुनिश्चित ना हो जाए, स्थायी ना हो जाए, तब तक हम लोग कहीं नहीं छोड़ते। सीसीएल अप्रतिष्ठान के द्वारा आज 5वां दिन धरना का है और तमाम सीसीएल अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं से आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि देखिए, कल जो है सीसीएल हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट में करते हैं। बड़े बड़े अधिकारी कोल इंडिया के आने वाले हैं, तो हम उनकी ओर अपना ध्यान को आकर्षित कर सकेंगे और अपनी मांग को मनवा सकेंगे। इसलिए जो इस धरना में अभी तक नहीं पहुँचे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि धरना में सहयोग करें, धरना में आए और आपके हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ताकि आपको एक बार अधिकार मिलेगा तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा और आप अपने लिए, अपने घर के लिए कुछ कर पाइएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि यहाँ पर आप आकर हम लोग का सबका सहयोग करें और अपनी एकता का परिचय दें, ताकि ये जो मैनेजमेंट है बहरी है, इसलिए इसको जगाने का समय आ गया है। इसलिए आपसे आप आइए, कल हो सके यहाँ पर कोयला मंत्री भी आ रहे हैं, जिस तरह के सुनने की सूचना मिल रही है कि यहाँ कोयला मंत्री भी आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कोई सब्सिडी में कोयला मंत्री गए थे, जो मैसेज के द्वारा आप लोग को वीडियो के माध्यम से मिला होगा। तो ये सीसीएल में एक प्रोग्राम जो है कल से है, उसमें सभी अधिकारी लोग आएंगे कोल इंडिया के, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर पहुँचिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए, ताकि हम लोग अपना आवाज़ को और बुलंद कर सकें। धन्यवाद। आज 5वां दिन है। क्या मांग है आप लोग का? सर, हम लोग सीसीएल से अप्रेंटिस किए हैं और हम लोग को रोजगार उपलब्ध कराने का मांग है सर, लेकिन ये मैनेजमेंट टीम नहीं रही है। कई बार हम लोगों ने यहाँ धरना दे चुके हैं सर, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई मतलब रिस्पॉन्स हम लोग को नहीं मिला है रोजगार के। आगे क्या योजना बना है? योजना यही है सर कि इस बार हम लोग को रोजगार लेना ही लेना है, किसी हालत में लेना है। अनिश्चितकालीन है तो अनिश्चितकालीन है, हटने वाले नहीं है। पूरा इरादा करके आए हैं और इरादा भी यही है, योजना भी यही, चाहे जो बोल लीजिए, लेकिन यहाँ से हटने वाले हम लोग नहीं हैं। सुने हैं कि आप लोग बीसीसीएल में कुछ लड़का को रखने की? जी बिल्कुल सही सुने हैं सर, बीसीसीएल में भी इसी टाइप का धरना हुआ था सर, और वहाँ का 56 दिन का धरना चला, वहाँ समझौता हुआ और एक नियमावली के अनुसार लड़कों को वहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराया गया और उसी नियमावली के अनुसार, उसी बीसीसीएल के तर्ज पर ही हम लोग यहाँ पर रोजगार का मांग कर रहे हैं, क्योंकि बीसीसीएल भी कोल इंडिया का ही अंग है और सीसीएल भी कोल इंडिया का अंग है। अगर बीसीसीएल रोजगार दे सकती है तो सीसीएल क्यों नहीं दे सकती? लेकिन अभी तक मैनेजमेंट की ओर से कुछ भी ऐसा पहल नहीं दिख रहा है सर, लेकिन हम लोग भी अड़े हुए हैं सर, क्योंकि रोजगार लेना ही लेना है, चाहे जो क्या नाम हुआ? मेरा नाम है सुरेंद्र यादव, अप्रेंटिस संघ के सचिव। पहले से नहीं सर, आज ये तीसरा साल हो रहा है। 2020 से हम लोग धरना प्रदर्शन स्टार्ट किए हैं। समय बीतता जा रहा है, क्या अगर 3 साल निकला है, हो सकता है 4 साल 5 साल निकल जाए, इसके लिए क्या नीति बनाए आगे से? सर आगे का रणनीति है, आगे खड़ा होकर रहिए ना, पूछे ना प्रबंधक के द्वारा ये बोला जा रहा था कि आप लोग सामने आप लोग सब जाइए, नहीं सब है, लेकिन किसी तरह बहला के फुसला के हम लोग को भेज दिया जाता था। लेकिन इस बार हम सभी लोग आइए, सभी लोग आइए। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी, जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगी, तब तक इस धरना प्रदर्शन से हम लोग उठेंगे नहीं। इसके लिए जो भी करना पड़े, मैनेजमेंट पास जाना पड़े या भारत का जो भी करना पड़े, उस हद तक जाएंगे, गुजर जाएंगे, क्योंकि इस जिंदगी को जीने से क्या फायदा जो बेरोजगारी का जिंदगी है। बेरोजगारी से जिंदगी बहुत ही खराब भी होता है, क्योंकि आज हम पढ़े लिखे हैं और अपना माँ बाप से जाके माँ बाप से पैसा मांगते हैं। हमारे माँ बाप आज पढ़े लिखे नहीं है और हम पढ़ लिख के अगर अनपढ़ से पैसा मांगते हैं, तो ये आज हमारे स्टूडेंट के लिए सबसे दुर्भाग्य का दिन है सर। और ये दिन ऐसा दिन है, ये हमारे दिन सीसीएल CMD ने दिया है, क्योंकि आज ये ट्रेनिंग करा के हर साल ट्रेनिंग निकालती है। ट्रेनिंग ही क्यों निकालती है? जब तुम्हें रोजगार देने का जब
तुम्हारे पावर नहीं है। हर साल रोजगार का वैकेंसी निकालते हैं, ट्रेनिंग करा के अपने प्रोडक्शन को पूरा करती है और अपना प्रोडक्शन लेती है, लेकिन हम सभी युवा को बेरोजगार करती है सर। देखा जाता है जो शांति से प्रदर्शन करते हैं उनका कोई सुनने वाला नहीं, या तो उग्र होना पड़ता है अपनी बात मनवाने के लिए। क्या सब योजनाएं हैं? नहीं सर, हम लोग जो भी करेंगे संविधान के दायरे में करेंगे, क्योंकि हम लोग इस देश का नागरिक हैं और इस देश को बढ़ाना ही हमारे देश का संकल्प है। इस देश तभी बढ़ेगा जब हम बेरोजगारी से दूर होंगे। धरना दिया जा रहा है, क्या सब मांग को लेकर आप आज धरना में? सर ये लगातार 3 साल से हम लोग धरना में हैं और हमारा मांग है कि जितना भी आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हैं कोल इंडिया के अंदर, तो सभी में अप्रेंटिस को रखा जाए और एक कोटा निर्धारित किया जाए जिससे लगातार अप्रेंटिस जो है होने के बाद उन्हें बेरोजगारी का सामना न करें और उन्हें आगे योजना दिखे कि हम इसमें कोयला क्षेत्र में अपना योगदान दे देश का विकास करें। इस तरह की मांग की अगर हम लोग बात करें तो भविष्य में कंपनी अप्रेंटिस के लिए घबराएगी नहीं? कंपनी को सर, कंपनी घबराएगी तो घबराएगी, लेकिन बेरोजगार तो अपना दंश झेल रहा है ना, उसको तो सबको मिलना चाहिए। तो उसका भी तो अधिकार है कि हम जब स्किल हो जाए तो हमको रोजगार मिले। और लगातार जो है स्किल ऐसा नहीं है कि टेक्निकल लड़के हैं उसमें रिक्त पद है उन्हीं में उनका अधिकार मांगा जा रहा है। और उसे पहले तो मांग था हम लोग कि नियमित किया जाए और बहुत ही नियम कानून के तहत वो नकार रहे थे। अभी अप्रेंटिस हम लोग मांग किए हैं कि आउटसोर्सिंग में पहली प्राथमिकता मिले और उसमें रोजगार को जोड़ा जाए। HP से चलो ठीक है, कमर चलाते हुए ले यहाँ तक कि हम लोगों का जो मीटिंग भी होता था, जो ट्रेनिंग भी होता था, वो भी डिजिटल हो गया है कि आप गूगल मीट में कोई एक सीरियल दिया गया। ये महाशय को देखिए, यहाँ कैमरा करिए साइड में, बीच फ्रंट में हमारे अध्यक्ष लोग हैं। 2000 रुपया में तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे CCL में जो अप्रेंटिस है उनकी क्या मांग है, न्यूज में भी आई है और क्या अपडेट है वो आप लोगों ने देखा। चलिए आगे जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। तब तक दोस्तों अब हमारी दूसरी जो खबर है, दूसरी खबर क्या है, जो कोयला खान के जो मजदूर संघ है इंटेक्स जो है, उन्होंने क्या किया है, JBCCI की 11 बैठक में जो मीटिंग होने वाली थी उसमें जो विलम्ब हो रही है उसके कारण प्रमोद अग्रवाल जी जो CIL के चेयरमैन हैं उन्हें एक पत्र लिखा है। और पत्र में क्या कुछ मांग किया है जो आप देखेंगे कि प्रमोद अग्रवाल जी ने एक वेतन 11 के समझौते के लिए एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कुछ पॉइंट को मुद्दा किया दोस्तों, जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपने हमें 11वें वेतन समझौते में शामिल नहीं किया है, इन्हें इंटेक के जो है इन्हें 11वें वेतन समझौते में शामिल नहीं किया है। तो उन्होंने कहा है कोई बात नहीं, आप हमें शामिल नहीं किए हैं उससे कोई बात नहीं, परंतु JBCCI 11 वेतन की जो समझौता है उसे जल्द से जल्द हस्ताक्षरित कर उन्हें लागू करें, क्योंकि वेतन में आप लोगों ने देखा कि बहुत बार मीटिंग हो रही है लेकिन कोई भी हल नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए उन्होंने दिया है कि आप जल्द से जल्द इसमें हस्ताक्षरित करके और इन्हें लागू करें। साथ ही साथ इनमें उन्होंने एक बात और कहा है कि लागू करने के साथ ही साथ इन्हें 1 जुलाई 2021 से जो एरियल के साथ उन्हें है वो उन्हें दे। ऐसा नहीं है कि आप आज लागू कर रहे हैं आप लेट से करें, क्योंकि रूल यही कहता है दोस्तों कि एरियल के साथ मिलता है उन लोगों को। तो इसीलिए उन्हें एरियल के लिए जो 1 जुलाई 2021 से उनका वेतन जो नेक्स्ट 11वां वेतन है वो 1 जुलाई 2021 से लागू होना था, तो उन्हें जो भी एरियल है वो उन्हें एरियल के साथ दें। साथ ही साथ उन्होंने तीसरा पॉइंट भी कहा है कि कम से कम 30% MGB की जो मांग है, जो मिनिमम गारंटी वेजेज जो है वो 30% की मांग जो है वो गलत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि पिछले 5 से 6 वर्षों के दौरान जो कोल इंडिया में बहुत से जो कोयला कामगार है उनकी रिटायरमेंट हुई है, मजदूरों की संख्या घटी है और रिक्वायरमेंट नहीं होने कम होने या लगभग ना के बराबर होती है, जिस कारण से क्या है लगातार कोयला कामगारों की संख्या घटी है। तो एक तो ये होगा, दूसरा क्या है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें कोविड-19 को भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें कोविड-19 में के प्रकोप भी चला, फिर भी जो कोयला कामगार है उन्होंने क्या किया, भरपूर अपना प्रयास किया और मेहनत किया और कोयला की मांग को पूर्ति किया, जो भी मांग थी उन्हें पूर्ति किया और लगन से काम किया, इसीलिए उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक मुद्दा और इसमें उठाया है कि उन्होंने कहा है कि उत्पादन में जो भी
कोयला मांग को पूरी की गई है, इसमें जो आधी भागीदारी है वो ठेका मजदूरों की है, जो आउटसोर्सिंग में आप लोगों ने देखा है कि ठेका मजदूर जो काम करते हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने मुद्दा उठाया है कि 11वां वेतन जो समझौता हो रहा है उनमें उन्हें भी समावेश किया जाए, यानी उन्हें भी शामिल किया जाए। साथ ही साथ अस्थायी जो मजदूर है, जो सीएल के अंदर अस्थायी मजदूर है, उनके हिसाब से उन्हें भी कुछ समानुपाती सुरक्षा और वेतन में बढ़ोतरी मिला जाए और उन्हें भी कुछ मिला जाए, आगे उन्होंने मांग की है। तो ये दोस्तों आपने देखा कि इंटेक के जो अध्यक्ष है उन्होंने पत्र लिखा है अपने सीआईएल चेयरमैन को, प्रमोद अग्रवाल जी जो है उनको पत्र लिख के ये मांग की है कि जल्द से जल्द दिया जाए, जो आप पत्र में देख रहे हैं। और साथ ही साथ इसका प्रतिलिपि किन्हें किन्हें दिया गया है आप पत्र में देख सकते हैं, स्क्रीन पे लगा हुआ है। चलिए दोस्तों ये खबर आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर, तीसरी खबर की ओर। तो दोस्तों अब हम हमारी तीसरी खबर पे आ चुके हैं। हमारी तीसरी खबर दोस्तों है कि बीसीसीएल की तरफ से एक प्रेस में एक न्यूज जारी किया गया है एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें बीसीसीएल ने ये कहा है कि हमारे बहुत से आवास जो है वो भूमिगत आग के क्षेत्र में है या फिर किसी कारण से वो मतलब तोड़ने लायक है, मतलब वो रहने योग्य नहीं है, तो जिन्हें तोड़ना है, जिन्हें ध्वस्त किया जाना चाहिए, जिसमें बीसीसीएल ने एक रिपोर्ट जारी की है। तो उन्होंने अपना एक प्लान तैयार किया है। उनके प्लान के हिसाब से कि अगले 6 महीने में उन्होंने क्या किया है कि 5682 क्वार्टर को तोड़े जाएंगे। ये सभी जो क्वार्टर है ये सभी बीसीसीएल के अंडर है, अदर सीआईएल का अदर सब्सिडी नहीं, ये सिर्फ बीसीसीएल का रिपोर्ट में आ रहा है दोस्तों। अब इसमें उन्होंने अपने प्लान के हिसाब से एक बताया है कि वो अक्टूबर के माह में 585 क्वार्टर को ध्वस्त करेंगे। दूसरा उन्होंने बताया है कि नवंबर में वो 1100 क्वार्टर को ध्वस्त करेंगे, दिसंबर में उन्होंने 1366 क्वार्टर को ध्वस्त करेंगे और जनवरी से मार्च 2023 में वो लगभग 2631 क्वार्टर को ध्वस्त करने की उनकी एक प्लानिंग की गई है। ये दोस्तों आप लोग बता दें कि ये सभी जो है वो भूमिगत आग के क्षेत्र में है और सुरक्षा के कारणों के कारण इन्हें तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इनमें रहना दुर्लभ है, यानी रहना उचित नहीं है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, तो इन कारण से इन्हें तोड़ा जाता है। बीसीसीएल ने एक रिपोर्ट और भी बताई है, जिसमें बीसीसीएल ने यह कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार 25,000 क्वार्टर बीसीसीएल के अंडर में है जिन्हें तोड़ने हैं, उनमें से उन्होंने 9,500 क्वार्टर को ध्वस्त कर दिया गया है। अभी उनके पास 15,500 क्वार्टर और है ऐसे जिन्हें वो ध्वस्त करेंगे, जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि जिसमें बहुत से ऐसे क्वार्टर है जिनमें अवैध कब्जा है। आप देखेंगे कि आपके भी आसपास बहुत से एरिया है जहाँ पे बहुत से ऐसे क्वार्टर है जिसमें बीसीसीएल कर्मी नहीं है, यानी जो सीएल के परमानेंट मजदूर है उनका अधिकार नहीं है, किसी और का अधिकार है, तो उन्हें कहा जाता है अवैध कब्जा से उन्होंने कराया है। तो वैसे क्वार्टर को उन्होंने लिस्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 7,910 ऐसे क्वार्टर है जिन पे अवैध कब्जा है। ये रिपोर्ट के मुताबिक है, रियलिटी जो भी हो कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इतना कब्जा है। उन्होंने ये भी बताया है कि इनमें से सबसे ज्यादा जो कब्जा है वो लोधना क्षेत्र के है, जहाँ पे 2145 ऐसे क्वार्टर है जहाँ पे अवैध कब्जा करके लोग उस पे रह रहे हैं, ये बीसीसीएल के रिपोर्ट के अनुसार। और दूसरा उन्होंने बताया है कि पीवी एरिया है जहाँ पे 1979 क्वार्टर ऐसे है जहाँ पे अवैध कब्जा किया गया है, मतलब उस पे ऐसे लोग रह रहे हैं जो बीसीसीएल के परमानेंट कर्मचारी नहीं है। तो दोस्तों आप ये बीसीसीएल का रिपोर्ट है, ये इन्होंने बताया है और किस तरह वो ध्वस्त करने वाले आगे क्वार्टर को तोड़ने वाले हैं, और जहां तोड़ेंगे उस एरिया में चाहे वो आग के कारण हो या फिर सुरक्षा के कारण से हो, किसी भी कारण से वो तोड़ रहे हैं, जिस कारण से उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है प्रेस में और पेपर में दिया है, जो मैं आपको पेपर का कटिंग दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारी तीसरी खबर हो चुकी है, अब हम अपनी चौथी खबर की ओर चलते हैं। ये चौथी खबर क्या है ये भी हम जान लेते हैं। चलिए दोस्तों तो अब हम आ चुके हैं अपनी अगली खबर के। हमारी अगली खबर जो दोस्तों है ये क्या है कि बीसीसीएल में मैंने आप लोग बताया था कि अम्बेडेड माइंस का जो दिया जा रहा था टेंडर, तो अम्बेडेड माइन और बहुत से जो इसमें क्या है कि इसमें माइंस में जो है वो समझौता हो गया है कि बीसीसीएल का अम्बेडेड माइंस है जिन्हें खोलकर फिर से उनसे उत्पादन किया जाएगा। और क्या हुआ था दोस्तों, कुछ माइंस में पहले भी बहुत सी बार बोली लगाई गई थी, लेकिन क्या हुआ ठेका कर्मियों द्वारा बताया गया था कि ये हम उनके रूल्स के हिसाब से उनको कुछ घाटा होगा, तो कुछ रूल्स में चेंजिंग करने के लिए तो उसमें भी एनआईटी में बदलाव के लिए सीएल की तरफ से मंजूरी मिल गई है, जिसमें कि उसमें बदलाव करके और ठेका कर्मियों को टेंडर दिया जाएगा। इसमें क्या है कि एमडीओ मोड के पास संचालन के लिए 6 अम्बेडेड माइंस है, जिसमें क्या है 17 तारीख को एक निकाला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जितने भी ठेका कर्मी है वो आके अपने बोली लगाएंगे और अपने अपने माइंस की बोली लगा के हिसाब से उस हिसाब से वो अपने माइंस को लेंगे अपने अंडर में। इसमें कौन कौन से माइंस है तो माइंस का नाम देख लेते हैं हम। इसमें है मधुबन, अमलाबाद, लोहापट्टी, बेगुनिया, खरखरी और लोयाबाद, ये सभी माइंस है। ये 5 से 6 माइंस है जो उनके अंडर में आते हैं। ये सभी माइंस पे बोली लगेगी 17 तारीख को। और इसके साथ ही साथ इसमें ये दिया गया है कि टेंडर के साथ उन्होंने बीसीसीएल की तरफ से या सीएल की तरफ से एक रखा गया है कि इनके लिए एक समय अवधि होता है कि आप कितने समय में कोयला निकाल कर देंगे हमें।
अगर उससे विलम्ब होता है तो उन ठेकेदारों पे कुछ पेनल्टी लगता है। तो क्या है, तो इधर जो बीसीसीएल की तरफ से सीएल की तरफ से जो दिया गया प्रस्ताव, उसमें उन्होंने कहा है कि 25 साल के भीतर आप इन माइन से कोयला निकाल कर हमें देंगे, जितने भी कोयला है सारा निकाल कर देंगे। अगर इनसे अगर आप देर करते हैं या समय में विलम्ब करते हैं तो 25 साल के बाद जो भी उसमें खर्च आएगा वो बिल्डर, जो भी बिल्डर इस ठेका को लेंगे, वो सारा खर्च उनको खुद से उठाना पड़ेगा। यानी 25 सालों का एक समय अवधि दिया गया है कि आप 25 साल के अंदर हमें ये सारा कोयला निकाल के देंगे। यानी समझ लीजिए कि ये जो ठेका है वो लगभग 25 सालों तक का एक ठेका, एक एवरेज वैल्यू है, कुछ साल कम बेसी हो सकते हैं। तो इतना लंबा एक ठेका दिया जा रहा है इसमें। साथ ही साथ हमारी अगली जो नेक्स्ट खबर है, एक और खबर है कि बीसीसीएल की तरफ से भोजूडी में बीसीसीएल की लगभग 100 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, जिसमें बीसीसीएल के जो अधिकारीगण है, जो सीएमडी सर है, उन्होंने सीआईएल को पत्र के माध्यम से एक अपना प्रस्ताव रखा कि भोजूडी में हम सोलर प्लांट लगा दे, वहाँ पे जमीन खाली है, सोलर प्लांट लगा के हम उससे मेगावाट के बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि 163 करोड़ की एक मंजूरी मिली है, सीआईएल की तरफ से मंजूरी दे दी गई है कि 163 करोड़ की लागत से भोजूडी वासी में लगेगा सोलर प्लांट, ये सीआईएल ने मंजूरी दे दी है। अब इस प्लांट से कितने एकड़, 100 एकड़ का जमीन है, उसमें एक प्लांट लगाया जाएगा। जो प्लांट है किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाएगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आएगा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा आगे। इसमें कितनी बिजली का उत्पादन किया जाएगा, तो 25 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा इन सोलर प्लांट से, जिसमें बीसीसीएल अपना जो बिजली उनका खपत होता है, जो पैसे का इन्वेस्ट होता है, वो शायद उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी या बचेंगे। उनका जो वेस्ट पैसा जाता है बिजली खरीदने में, वो पैसा बचेंगे और उनका जो कार्य है वो चलेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने ये खबर देखा। अब हमारी जो एक और खबर है, ये किसी और सब्सिडी से आया है, जहाँ पे कुछ अप्रेंटिस भाइयों ने मुझे वीडियो भेजा और कुछ पत्र लेटर जारी बताया कि उनके भी सब्सिडी में किस तरह उन लोगों के साथ भी अन्याय हो रहा है। उन्हें भी अप्रेंटिसशिप कराने के बाद उन्हें ना तो संविदा पर रखा जा रहा है, ना रोजगार से दिया जा रहा है, ना ही वैकेंसी में उन्हें कुछ प्रेफरेंस मिल रहा है, या फिर वैकेंसी नहीं निकल रही है। तो हम उनकी खबर को भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी अगली खबर पे। दोस्तों ये हमारी खबर जो है ये सीआईएल से नहीं है। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि अगर और भी कोई सब्सिडी के या किसी और भी कंपनी के अप्रेंटिस भाई के साथ कहीं पे कोई दिक्कत हो या कोई भी बात हो तो अपना मुद्दा दे, अगर वो चैनल लाइक रहेगा तो मैं चलाऊंगा। तो कुछ भाइयों लोग ने किया है मैसेज और अपना सबूत के साथ मुझे भेजा है, तो जो मैं एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ। एक साथ क्या है, मैं सबको तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं जिनका भी दिखाने लायक हो मैं पार्ट बाई पार्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो आज हम एक खबर को लेते हैं। ये आर्मी बेस्ड वर्कशॉप है, जहाँ पे भी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कराई जा रही है। यहाँ पे क्या हुआ है कि 2016 लास्ट रिक्वायरमेंट था, उसके बाद वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं निकाला गया था। तो वहाँ के जो अप्रेंटिस लड़के हैं उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने इंट्रेंस टेस्ट दिया था। टेस्ट के बाद इंट्रेंस टेस्ट होता है, वो टेस्ट दिया था। टेस्ट के बाद उनका लिस्ट आया और लिस्ट के बाद उन्होंने सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग की और अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करने के बाद वो भी बेरोजगार हो चुके हैं। अब उनके पास भी कोई रोजगार नहीं है, ना तो आउटसोर्सिंग, ना रेगुलर, ना नियमितीकरण, कोई भी नहीं है। जिस तरह सीआईएल में बहुत से अप्रेंटिस बेरोजगार घूम रहे हैं, उस तरह उनके भी है। तो उनका क्या है, उन्होंने सबसे पहले आप ये देखिए कि आर्मी बेस्ड जो वर्कशॉप है ये कहाँ कहाँ है। तो आर्मी बेस्ड जो वर्कशॉप होते हैं ये नंबर वाइज होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 505, 506, 507, 508, 509, 5010, 512 और 515, ये 8 का मैंने लिस्ट लिया है। ये कहाँ कहाँ है आप देख सकते हैं कि 505 जो आर्मी बेस्ड वर्कशॉप है ये दिल्ली में है, 506 जो है वो जबलपुर में है, 507 जो है वो वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, 508 ये इलाहाबाद में है, 509 ये आगरा के स्टेट में पड़ता है आप देखेंगे, और 510 जो है ये उत्तर प्रदेश, 512 यानी 512 जो है महाराष्ट्र, और 515 यानी 515 जो है ये बेंगलोर में पड़ता है। ये सब अलग अलग सब्सिडी वाइज अलग अलग इनके जो सब्सिडी है वहाँ अप्रेंटिसों का ट्रेनिंग आता है। तो मेरे पास जो खबर आई है, ये खबर जो आई है 507 वेस्ट बंगाल के किसी लड़के ने मुझे भेजा है। वो उन्होंने डिटेल्स भेजा है, उन्होंने बताया है कि हमारे साथ भी क्या रोजगार नहीं मिल पा रहा, हमारे साथ भी। तो उन्होंने क्या कुछ किया है अब तक का उनका अपडेट देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देखा कि कोई रोजगार नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपने कमांडे जो ऑफिसर है उनके पास पत्र लिखा कि आप हमें रिक्वायरमेंट दें, हमारे पास भी, हमने भी ट्रेनिंग कर लिया है और हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, चाहे जिस माध्यम से आप दें, हमारे पास एक पत्र लिखा। उनके पास क्या हुआ, उनका कोई मतलब समझ लीजिए कि काम नहीं बना कुछ, या पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, या जो भी है रोजगार नहीं मिला। तो उनके बाद उन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्र लिखा। आप देख सकते हैं कि 23 फरवरी 2022 को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पास पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा, हमारी क्या मांग है, क्या क्या किए हैं, और अपनी बातों को रखा रोजगार के लिए। तो आप लेटर देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे है। तो इनका जो तीसरा है, उन्होंने फिर एक पत्र लिखा, वहां से भी काम नहीं बना, तो तीसरा पत्र लिखा। उन्होंने जो पत्र लिखा तीसरा, वो अपने हेडक्वार्टर में लिखा,
जिसका जैसे हमारे आप लोगों ने देखा CIL का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में है, इसी तरह हर जो भी सब्सिडी है, जहां भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, जो भी कंपनी है, सबका कोई ना कोई हेडक्वार्टर होता है। तो उन्होंने हेडक्वार्टर के पास भी पत्र लिखा, वहां भी कुछ काम नहीं बना। फिर उन्होंने क्या किया, अपने जो लोकल एरिया है वहां पे हर जगह क्या देखते हैं कि मजदूर संगठन है जो मजदूरों के हक के बात करते हैं, उनके साथ अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई नाइंसाफी हो तो उन्हें इंसाफ दिलाते हैं या उनके लिए लड़ाई करते हैं। तो उनके माध्यम के द्वारा भी आप देख सकते हैं कि भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ, इन्होंने 26 मई 2022 को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप इनके साथ, इन्होंने भी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग की है, इन्हें भी रोजगार से जोड़ने का कुछ उपाय निकाले। जिसमें आप देखें कि पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है, आपके सामने शो हो रहा है। बाकी जो पत्र है दोस्तों, मैं वीडियो के बाद आपको अंत में सारा पत्र दे दूंगा, क्योंकि इनके पास बहुत सा पत्र है, बहुत सा लेटर लिखे हैं, कब कब क्या लिखे हैं, तो मैं सारा पत्र दे दूंगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। अगला पत्र उन्होंने क्या किया गया है, अगला जो है अभी हाल ही फिलहाल का, इन्होंने देखे कि 24/9/2022 को इन्होंने क्या किया है, PMO में एक पत्र लिखा। मैंने पहले आप लोग बताया था कि जब BCCL में स्ट्राइक चल रहा था तो मैंने एक पत्र लिखा था PMO में, जिसका क्या जवाब आया था मैंने उस पत्र में पढ़ के सुनाया, जिसमें PMO की तरफ से मुझे ये जवाब आया था कि आप जो रिक्वायरमेंट के रूल के हिसाब से आप लोगों को लिया जाएगा, और क्या जो भी अपडेट है, और वहाँ के DP जो BCCL के DP सर है, और वहाँ के जो उनके मेल ID है वो भी मुझे प्रोवाइड किया गया था, उनके कॉन्टेक्ट नंबर और मेल ID जो मैंने उसमें हाइड किया था क्योंकि ये सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, वो भी मुझे प्रोवाइड किया गया था। तो इनके भी क्या किया, इन्होंने भी अंडर प्रोसेस में है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ की इन्होंने भी मेल ID और कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है कि आप कांटेक्ट करके वहां मिले अपने एरिया के जो है वहां से। PMO से भी उनका लेटर आया है। तो दोस्तों आप देखिए कि जिस तरह CIL है, इस तरह बहुत सी कंपनियां दे रही है, लेकिन कुछ कंपनी अभी भी बहुत सी कंपनियां हैं भारत में जो अप्रेंटिस के बारे में सोच नहीं रही है या उन्हें रोजगार से जोड़ नहीं रही है, जिसमें अप्रेंटिस करके बहुत से लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। अब लड़कों के पास ये आता है कि वो किस कंपनी से अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करें और किस कंपनी से अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ना करें, क्योंकि बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने अप्रेंटिसों को प्रेफरेंस देती है। आप देखेंगे कि रेलवे में प्रेफरेंस मिलती है, और भी बहुत सी कंपनियां हैं जहाँ प्रेफरेंस मिलती है। स्टील प्लांट में भी अभी मैंने आपको खबर दिखाया कि स्टील प्लांट में भी प्रेफरेंस मिलती है। बहुत सी कंपनियां जो प्रेफरेंस देती है, लेकिन CIL है या फिर आप देख सकते हैं कि आर्मी बेस वर्कशॉप है, यहाँ पे भी कुछ सालों से प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है या जॉब नहीं दिया जा रहा है या कुछ भी कारण हो रोजगार नहीं मिल रहा है। तो बहुत जगह अप्रेंटिसों को दिक्कत भी हो जा रही है, बहुत जगह मिल भी रही है। तो जहां मिल रही है उनके लिए तो बहुत अच्छा बात है कि उन्हें कुछ प्रेफरेंस मिल रही है, रोजगार से जोड़ा जा रहा है। लेकिन बात है कि भारत में इतनी कंपनियां हैं, तो जब रूल्स कुछ कंपनियां देती है और कुछ कंपनियां क्यों नहीं देती है, ये बात मेन मुद्दा ये आता है कि अगर वो दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं। वो भी भारत में रहने वाले कंपनी है, भारत में प्रोडक्शन करते हैं, भारत में काम करते हैं, जो भी भारत में उन्होंने ट्रेनिंग कराई है अपने वर्कशॉप में, और वो दे रहे हैं, लेकिन CIL नहीं दे रही है। और भी इस तरह के आर्मी बेस वर्कशॉप इनके पास भी नहीं मिल रही है। और भी कुछ कुछ कंपनियों का मैंने आप लोग बताया था, GRSE एक कंपनी है, वो भी वहाँ के अप्रेंटिसों के बारे में रोजगार से जोड़ नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि बहुत सा कंपनी में रोजगार नहीं दिया जा रहा है और बहुत से कंपनी में रोजगार से जोड़ने का कुछ न कुछ प्रावधान किया जा रहा है। तो हमारी मांग यही है कि जिन कंपनियों में नहीं दिया जा रहा है, जैसे CIL हो गया, GRSE हो गया, आर्मी बेस वर्कशॉप हो गया, और भी ऐसे बहुत सी कंपनियां जहां नहीं दिया जा रहा है, उनके भी जो चेयरमैन, जो हेडक्वार्टर है, जो आला अधिकारी हैं, जो भी वहाँ प्रबंधन के जो मैनेजमेंट को डिसाइड लेते हैं, वो भी डिसाइड करें कि कुछ न कुछ इनके साथ भी दिया जाए, इन्हें भी कुछ प्रेफरेंस दिया जाए। आप नियमितीकरण ना करें, रेगुलाइज नहीं करें, सरकारी नौकरी ना दें, लेकिन आउटसोर्सिंग में, जैसे आप आउटसोर्सिंग में निकालते हैं, कुछ न कुछ रोजगार के तो माध्यम दे सकते हैं, जिससे क्योंकि आप उन्होंने क्या ट्रेनिंग की आपके पास की है, तो उनका स्किल जो है आपके पास ही काम आएगा, दूसरी जगह पर नहीं आ सकता है। तो वो स्किल करने के बाद अगर बेरोजगार हो जा रहे हैं, तो या तो आप स्किल ना कराएं, आगे जो आप स्किल करा रहे हैं, या तो आप स्किल ही ना कराएं, क्योंकि स्किल करने के बाद स्किल कोई भी क्यों करते हैं, ट्रेनिंग क्यों करते हैं, अप्रेंटिस क्यों करते हैं। ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करते हैं। अब ट्रेनिंग करने के बाद वो इस उम्मीद में करते हैं कि उन्हें कंपनी की तरफ से कुछ प्रेफरेंस मिलेगा या रोजगार में कुछ सहायता मिलेगी या कोई भी किसी भी तरह के रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आज के समय में देखा जा रहा है कि रोजगार पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। एक सरकारी नौकरी लेना बहुत मुश्किल, काफी आप देखेंगे ग्रुप D के भी एग्जाम में 10th लेवल का बोला जाता है, लेकिन इसके क्वेश्चन इतने टफ आते हैं कि अच्छे अच्छे पढ़ाकू लोग जो पढ़े हैं, सालों पढ़े हैं, उनका भी मतलब रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो आप देखें कितना टफ होता है, तो एग्जाम में इतना दिक्कत है। तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद एक उम्मीद मिलती है कि चलो हमने ITI किया है या कोई भी पढ़ाई की है, उसके साथ ट्रेनिंग की है, तो उन्हें जॉब से जोड़ा जाए, कुछ न कुछ संविदा में जॉब दिया जाए। सरकारी नौकरी सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ये बात भी सही है, क्योंकि सरकार हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। यहाँ ये जायज है, सही बात है, क्योंकि इतने भी युवा है जिनके कहाँ नौकरी देंगे।
लेकिन जो अप्रेंटिसशिप लड़के हैं या बहुत से लड़के हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके कंपनीज कर रहे हैं, अगर हर कंपनी अपने अपने अप्रेंटिसों के लिए कुछ प्रावधान निकाले, उन्हें रोजगार दे। जैसे आप अनस्किल्ड एम्प्लॉय देखेंगे कि बहुत से आउटसोर्सिंग में बिना अनस्किल्ड बिना एथिक के किन्हें भी रखा जाता है। तो अगर अप्रेंटिसों को भी उनकी जगह पे कुछ मौका दिया जाए, कुछ अप्रेंटिसों को भी रखा जाए, तो उन्हें भी रोजगार मिलेगा। आखिर ये बेरोजगार युवा जाए तो जाए कहाँ? इनके लिए तो एक ऐसी हालत हो गई है कि आगे कुआं पीछे खाई, बीच में जितने भी बच गए सभी अप्रेंटिस भाई। इन्हें ना तो रोजगार मिला जा रहा है और इन्हें स्किल के बाद भी ये बैठे हैं। तो या तो इन्हें स्किल की ट्रेनिंग ही बंद किया जाए या फिर इन्हें रोजगार से जोड़ने का कुछ न कुछ उपाय निकाला जाए। तो हमारी भी सभी कंपनियों से ये भी मांग करते हैं कि कम से कम आप कुछ एक आपस में बात विचार करके कुछ ऐसा एक रास्ता निकाले बीच से, जिससे अप्रेंटिस भाई को रोजगार मिले और उन्हें भी रोजगार के लिए भारत में वो अपना स्किल का उपयोग कर सके और कंपनी को भी प्रॉफिट दे सके, साथ ही देश के विकास में भी सहयोग कर सके और बेरोजगार न रहे। क्योंकि बेरोजगार युवा के पास अगर रोजगार न मिलता है तो वो क्या करते हैं, कुछ न कुछ रोजगार के लिए तो करना ही पड़ता है। इस कारण क्या होता है, बहुत से जो युवा है वो कभी कभी आप लोगों ने देखा है कि गलत रास्ते पे उतर जाते हैं, कोई गलत तरीके से भी पैसा कमाने का कोई उपाय करते हैं। तो अगर उनके पास रोजगार है तो ऐसी मानसिकता बहुत से कम आएंगे। ऐसा सब में नहीं देखा जाएगा, लेकिन कुछ कुछ में देखा जाता है कि अपराध भी बढ़ते हैं। तो आखिर ये अपराध बढ़ने का भी कुछ रीजन हो सकता है कि अगर रोजगार नहीं है तो क्या करें, जाए तो कहाँ जाए। अगर उस समय उनके पास कोई ऐसा मौका आ जाता है गलत काम करने का, तो उसमें भी सोच विचारते नहीं है और घुस जाते हैं। हालांकि ऐसा कामों में नहीं घुसना चाहिए। आपके पास रोजगार नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत काम करें, आप किसी का नुकसान पहुंचाएं, किसी से लूट मार करें या कोई भी गलत काम करें। हमेशा आप कोशिश करें कि मेहनत से हमें ईमानदारी से और रोजगार मिले और रोजगार का ही ट्राई करते रहें। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, आप लड़ते रहिए, सरकार से अपनी मांग करते रहिए। आज नहीं कल तो सरकार को देना ही है, क्योंकि आप ही इस देश के नागरिक हैं और इस देश में ट्रेनिंग किए हैं। तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा। सरकार आती है जाती है बदलती रहती है, उसमें कोई नहीं है, लेकिन आपने ट्रेनिंग की है तो कोई ना कोई कंपनी आप उनसे मांग करेंगे तो आज नहीं तो कल उन्हें हो सकता है कि उनके दिन में कुछ हो या फिर वो को मीटिंग करे या कुछ वार्ता करे कितने बेरोजगार युवा है, आखिर इन्हें भी रोजगार से जोड़ा जाए। तो साथियों, आप लोगों ने सारा खबर देखा, क्या कब कुछ क्या क्या हुआ है, क्या क्या अपडेट है। इसी तरह की आगे भी जो भी अपडेट आते रहेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। और भी जिस सब्सिडी के अप्रेंटिस भाई जो चाहते हैं कि उनका भी वीडियो मैं चलाऊं, तो वो भी अपना डिटेल्स मुझे भेजेंगे, कॉल करेंगे। हर समय मैं कॉल को नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि अब मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ। मेरे पास कोई महंगा कैमरा नहीं है, तो मैं मोबाइल का ही यूज करता हूँ। तो वीडियो बनाने समय क्या करता हूँ, मैं मोबाइल को फ्लाइट मोड कर देता हूँ कि कॉल नहीं लगे। और बहुत से कॉल आते हैं तो मैं सबको जवाब तो नहीं दे सकता ना, क्योंकि मेरे भी अपने पर्सनल काम भी है कुछ। तो उसके लिए क्या होता है कि आप मुझे व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है, इस पे आप मैसेज कीजिए और उसके बाद मैं फ्री होते ही आपके पास कॉल करूंगा, आपसे वार्ता कर लूंगा कि क्या कुछ है। उसके बाद जो इस भी आगे रहेगा वो मैं वीडियो में दिखाऊंगा, जो अपडेट रहेगा मैं दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें। आप अपने सब्सिडी के लड़के या जो भी आप लोकल लड़के, आपके न्यूज को मैं भी प्रसारित कर रहा हूँ, आप भी वहाँ पे शेयर करें वीडियो को, ताकि आपके लड़के लोग भी वीडियो को जाने और अपडेट लें। और सभी से एक थोड़ा सा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा भी थोड़ा सा हौसला बना रहे कि मेरा भी वीडियो कितना व्यूज आ रहा है, इतने लोग देख रहे हैं, तो मैं भी आगे और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं और आप लोगों की मांग को सरकार के सामने या कंपनी के सामने एक बुलंद तरीके से रख सकूं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों की वीडियो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो। हम मिलते हैं इसी तरह की किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।